हेलो नमस्कार हेलो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीथिंग इज फाइन विथ यू। दोस्तों, पांडव आपको याद है? पांडव, हाँ पांडव जो पांच महावीर थे पांडव। अ, तो हर पांडव में एक खास बात थी और पांचों के अंदर में कुछ न कुछ एक स्किल था जो कि यूनिक था। करेक्ट? ये आपको याद है ना दोस्तों? अगर मैं आपको बोलूं मार्केट के अंदर में कोई एक ऐसा पर्सनालिटी मिल जाए जो पांचों पांडव को अपने अंडर में रख रखा है और सारा स्किल ओमनी पोटेंट की तरह यूज करता है, तो क्या मजा आएगा? मजा तो जरूर आएगा दोस्तों। अब मैं उस पांडव को अगर मार्केट से रिलेट करूं तो हमारे यहाँ पर टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स हैं, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे हिसाब से ये सारे वो पांडव के लड़के हैं और सब अपने अपने लेवल पे कॉम्प्लेक्स भी है और सब में यूनिक यूनिक स्किल सेट है। अगर हम कुछ ऐसा मॉडल बना पाए जो पांचों पांडव को यूज करके कमाई कर सके तो मजा आ जाएगा दोस्तों। तो टेक्निकल यूज करके या ऑप्शंस यूज करके और फंडामेंटल यूज करके कैसे कुछ मॉडल बनाया जा सकता है, एक यूनिफॉर्म मॉडल जिससे एक कंसिस्टेंट पैसा बनाने का एक मॉडल हम सीख सकते हैं। उसके लिए मैंने आज अपने गेस्ट को बुलाया है जो कि मार्केट में काफी साल से हैं। उन्होंने अपना करियर कमोडिटी से चालू किया था, मैंने भी अपना करियर कमोडिटी से चालू किया था। तो हम लोगों को मार्केट में ट्रेडिंग साइड ऑफ द मार्केट के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद इक्विटी में उन्होंने अपना अच्छा नाम किया, फंडामेंटल साइड में उनका काफी नाम है, काफी टीवी में आते हैं और फंडामेंटल के बाद टेक्निकल्स को यूज करके मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आज का फेस टू फेस के अंदर में हम जिन गेस्ट के साथ बात करेंगे वो हमें सिखाएंगे कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में टेक्निकल यूज करके ऑप्शन से पैसे कैसा बनाना चाहिए। ये तीनों को यूज करके एक महा कॉम्बो दिखाएंगे और सिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा सीख मिलने वाला आपको। तो मैं आमंत्रित करता हूं इस फेस टू फेस वीडियो के लिए संदीप भाई को, संदीप जैन। संदीप भाई। Yes, thank you so much, Vivek ji. What a lovely introduction you have given. मजा आ गया इंट्रोडक्शन सुन के कि पांच पांडव और सारे गुण सर्व संपन्न आपने मुझे बना दिया। तो अब इतनी एक्सपेक्टेशंस आपने बना दी है तो अब मुझे लगता है कि व्यूअर्स को अब जरूर से कुछ ना कुछ अच्छा ही देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं शुरुआत करूंगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, क्योंकि बेसिकली मेरे को एक स्टॉक पिकर के नाम से या स्टॉक पिकर के रूप में ज्यादा देखते हैं लोग, भले जितने भी टीवी चैनल्स है, सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, ब्लूमबर्ग क्वीन, टीवी 18, सब पे कभी ना कभी आगे पीछे प्रेजेंस रहा हुआ है। और मैं वहां पे हमेशा स्टॉक पिकिंग के लिए ही ज्यादा मुझे देखते थे लोग, और फंडामेंटल्स पे तो बहुत पकड़ थी। बट कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड मुझे ये समझ में आया कि फंडामेंटल्स भी अगर आप बहुत भी अच्छे हो और अगर टेक्निकल टाइमिंग नहीं हो, अगर टाइमिंग अगर सही नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक लेते हैं और बहुत दिन तक चलता ही नहीं है, और जब बेच जाते हैं तो उसके बाद वो स्टॉक करेक्ट कर जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि एक ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बो बनाया जाए, और फिर ऐसा लगता है कई बार टेक्निकल और फंडामेंटल को भी मिक्स करके ऑप्शंस को क्यों नहीं लाया जाए। सो बेसिकली मैंने ऐसा किया है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, टेक्निकली टाइम्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड बाय ऑप्शंस, ऐसा एक मेरा एक वन लाइनर है जिसमें ये पूरा सेमिनार को हम समावेश कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टार्ट किया एक जनरल स्टॉक पिकिंग की एक स्लाइड है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, और मैंने बहुत सारे मेरे प्रेजेंटेशंस में मतलब 2012-13 से मैं यूज करते आ रहा हूँ, बहुत पॉपुलर है, लोगों के बहुत रिप्लाईज भी आते हैं इस पे। तो मैं विवेक जी, अगर मैं पूछूं कि आपका अगर फेवरेट स्टार कौन है या आपका फेवरेट कौन सा इसमें से है, तो जनरली अगर तीनों अगर लिस्टेड हो तो तीनों में से किसको पिक करेंगे, तो जनरली जो आंसर आता है वो 80% 90% लोग एक पर्टिकुलर स्टार के साथ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार बहुत आराम से आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा विवेक जी, अगर आप बता सको तो प्लीज। या तो उसके लिए मैं आपका स्क्रीन शेयर का रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी। मैंने आपको सीन शेयर का रिक्वेस्ट दिया है, तो अगर आप वो स्क्रीन दिखाए। आहा ये यार मुझे पता था संदीप जी के साथ बात करेंगे तो स्टार्टिंग ही धमाका से होने वाला है, और आप खुद एक बॉलीवुड स्टार लगते हैं। तो तीन अच्छा, बॉलीवुड स्टार
देखिए संदीप जी, मेरा मेरा पसंद तो चौथा स्टार है जो मेरे सामने है। ये तीनों तो मेरे लिए बहुत ही नहीं, मतलब बट आज अगर विवेक जी आप मूड में हो पूरे एकदम, मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। आई एम लविंग द इंट्रोडक्शन, आई एम लविंग द होल थिंग। आप खुद चौथे स्टार की तरह हो, इनके साथ प्लीज कंपेयर मत कीजिए। बट एनीवेज या प्लीज कैरी ऑन या। या सो अगर टू जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, प्रॉब्ली अगर मुझे मुझे पूछा जाएगा तो मेरा बायसनेस थोड़ा शाहरुख खान की तरफ रहता है, क्योंकि काफी एक एनालॉजी कई लोग ड्रॉ करते हैं, ऑल्दो मुझे नहीं पता एक्चुअल में वो, बट वो देखिए आपके डिंपल इंटेलेक्ट आता है, शायद शाहरुख खान वाला डिंपल आपके भी आता है, दैट्स द रीजन आई थिंक विवेक। शायद इसीलिए लोग भी कहते होंगे। हाँ, तो मेरा बायसनेस शाहरुख खान की तरफ है, बट मुझे पता है कि फ्रॉम अ वैल्यू इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ही मे नॉट बी द राइट चॉइस। बट आप बताइए ना सर, आप तीनों में से किसको सिलेक्ट करते हैं, और क्या बताना चाह रहे हैं इस स्लाइड से? देखिए मैं इस स्लाइड से ये बताना चाह रहा हूं कि सबको आमिर खान जैसा स्टॉक चाहिए, एंड बिलीव मी मुझे भी आमिर खान जैसा स्टॉक में चुनने की कोशिश करता हूं। वैसे सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। रिसेंटली हम्म, सलमान खान की मूवीज में फंडामेंटल सब और बेहतर हो गए हैं टेक्निकली भी, और बहुत सारी चीजें वो आमिर खान जैसे भी कई चीजें और बेहतर हो रही है उनकी भी। हम्म। शाहरुख खान ऑलवेज वो भी सुपरस्टार है, कोई इशू है ही नहीं है, और तीनों को इसलिए कंपेयर करिए, तीनों कंपेरेबल है। बट बेस्ट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आमिर खान है। और बिलीव मी मतलब अगर आप हिट क्वेश्चन देखें, आमिर खान का बहुत हाई है। मतलब हिट क्वेश्चन का मतलब जो मूवीज आती है सब सुपर हिट बॉक्स ऑफिस में होती है। फंडामेंटल्स आमिर खान के बहुत अच्छे हैं, लुक्स बोल लीजिए या फिर फिजिक बोल लीजिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दो सलमान खान का शायद और बेहतर होगा उसमें। बट मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो भी मूवी आती है उनकी उनकी स्टोरी लाइन या उनकी एक्टिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है। सो बेसिकली मुझे ऐसा चाहिए कि फंडामेंटल्स तो अच्छे होने ही है, टेक्निकल्स अच्छे होने हैं। तो 80% 90% लोग, 80 नहीं रादर 90-95% लोगों ने जवाब आमिर खान दिया। और बोरिंग समहाउ कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉक्स बोरिंग होने चाहिए। मेरे को याद है कई बार मैं सीडीएसएल को रेकमेंड किया हूं और बहुत ही बोरिंग स्टॉक है, लोगों को लगता है क्या स्टॉक है ये, बट चलते हैं तो ये रुकते नहीं है, फिर वो वैसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली स्टॉक पिकिंग में मेरा ये प्रिंसिपल है कि आई वुड ऑलवेज लाइक टू गो फॉर वेरी साइलेंट बोरिंग एंड जो ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाए और धीरे धीरे अपना काम करते जाए। तो वैसा ही कुछ शायद मैं आमिर खान में एनालॉजी ड्रॉ करता सही है, तो आमिर खान तो फंडामेंटल हो गए। अब हूं। सलमान और शाहरुख में से टेक्निकल कौन है और ऑप्शंस कौन है? नहीं टेक्निकल में तो देखो तीनों अच्छे हैं वैसे, देखिए लुक्स वाइज और वो सारे। अच्छा ऑप्शंस ऑप्शंस इसमें ऑप्शंस नहीं है, ये बेसिकली मोर ऑफ स्टॉक पिकिंग है। और ऑप्शंस तो क्या है कि जब एफएनओ में लिस्टेड और वो धीरे धीरे आएंगे, ऑप्शंस तीनों ही अच्छे हैं, बट समहाउ इसमें वो चीज नहीं है कि शायद। सो अच्छा, वी ठीक विल है, टॉक चलिए। अबाउट दैट। तो बिफोर वी प्रोसीड, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों दे रहा हूं कि मैंने संदीप जी से रिक्वेस्ट किया था कि सर इस डिस्कशन को जितना क्वांटिटेटिव कर पाएंगे और जितना लॉजिकल कर पाए, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं उनको मैथ्स बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि भैया 1+1 2 होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार 1+1 शायद 2 हो सकता है। तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें पूरा फोकस ये रहेगा कि क्वांटिटेटिवली अपनी बातों को वो जस्टिफाई करेंगे। सो थैंक यू संदीप जी ये पीपीटी बनाने के लिए। अब आपके पास, अब आप बताइए। या थैंक यू विवेक जी। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, क्योंकि क्या होता है सिर्फ फंडामेंटल्स भी देखते हैं तो विवेक जी कुछ ज्यादा होता नहीं है। टेक्निकल्स, सिर्फ टेक्निकल्स में भी काम नहीं होता, क्योंकि कई बार टेक्निकल्स में ब्रेकआउट देते हैं खराब क्वालिटी के स्टॉक्स भी, वही स्टैटिस्टिक्स और वही ब्रेकआउट्स देते हैं, वही टूल्स होते हैं। तो इसलिए फंडामेंटली एक पहले यूनिवर्स बनाते हैं, फिर टेक्निकली हम उसको चेक करते हैं। और उसके भी ऊपर अगर आप देखें फंडामेंटल्स और टेक्निकल से भी ऊपर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस। क्योंकि कई बार क्या होता है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को बहुत ब्यूटीफाई किया जा सकता है। फंडामेंटली आप बैलेंस शीट को एकदम ब्यूटीफुल बना सकते हैं, टेक्निकली आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप चार्ट पे उसी लेवल पे लाके छोड़ दे जहां पे सारे टेक्निकल एनालिस्ट देखेंगे और वहीं पे वो कूद पड़ते हैं, तो वैसा भी होता है। बट उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी लगने लगे हैं मुझे वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, एंड अबव दैट चैनल चेक्स, फोरेंसिक चेक्स। ये सब आजकल रिसर्च के नए नए आयाम है जो कि हम लोग यूज करने लगे हैं। मैं बहुत ज्यादा चैनल चेक पे भरोसा करने लगा हूं। अगर चाय पत्ती की बात हो तो आई स्पीक टू अ फ्रेंड इन असम की उनका इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, बिकॉज मेरा चाइल्डहुड असम में है और मेरे फ्रेंड्स है वहां पे जो टी गार्डनर्स है, दो वो लोग लिस्टेड स्पेस में नहीं है बट दे कैन नो अबाउट द ऑप्शन प्राइसेस और वो सब बताते हैं।
तो वहां से समझते हैं। कई बार हो सकता है कि कोई एग्जीक्यूटिव मिल जाता है कंपनी का, उससे समझते हैं कि आपकी कंपनी कैसी है, कैसे आप लोग का सिस्टम्स चलते हैं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। सो यू गेट अ फील ऑफ थिंग्स, सो दैट इज। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस में फिर बैलेंस शीट को एनालाइज करवाते हैं। कई बार मैं खुद सीए नहीं हूं, बट मैं सीए से बिठा के मैं पूरी एक बार एनालिसिस करवाता हूँ, नोट जो नोट ऑन अकाउंट्स है या फिर अंदर के पॉइंट्स है, वो सब कुछ चेक करवाते हैं। सो दीज आर सम पैरामीटर्स वी लुक फॉर बियॉन्ड फंडामेंटल्स। क्योंकि मैं अभी एक रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और वहां पे एक बंदा एल्गो पे बात कर रहे थे और वो टेक्निकल्स बहुत निपुण है, एल्गो में है। एल्गो में तो हम लोग भी काफी काम करते हैं और काफी सालों से दिमाग लगा रहे हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और इवन आजकल फंडामेंटल्स भी एल्गोरिथमिकली काम करने लग गए लोग बाग। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं, टेक्निकल्स को मिक्स करके सब एल्गोस के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यू नो इट वेरी बेटर। तो वहां पे जब मैंने ये बात बोली कि वी लुक बियॉन्ड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, क्योंकि उनको तब तक ये लगता था ये फंडामेंटल्स वगैरह सब बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को इवन आज की डेट में मैं अब जानने लगा हूं, पिछले मैंने 2-3 सालों में जो टेक्निकल एनालिस्ट है उन लोगों में मैंने इतना चेंजेस देखा कि हर बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट एक फंडामेंटल एनालिस्ट के पास जाता है और वो अपनी वेटिंग करवाता है। फंडामेंटल एनालिस्ट से बोलता है कि मैं टेक्निकली मेरे को स्टॉक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है, मस्त एकदम पैटर्न बना रहा है और यहाँ से वो कप एंड हैंडल्स और वो सारी चीजें सब कुछ बताता है। और फंडामेंटली आप बोलते संदीप जी वी विल कवर इट, वी विल टेक इट एंड वी विल गिव इट टू आवर क्लाइंट्स। ये बहुत सारे लोग, और आजकल आप देखिएगा इवन टीवी पे भी अगर एनालिसिस करते हैं तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है पहले सिर्फ वो टेक्निकल्स की बात करते थे, अब टेक्निकल्स फंडामेंटल्स सब मिक्स करके बात करने लग गए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। और इसीलिए हम लोगों ने कुछ कोशिश की है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बियॉन्ड जाने की। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि नॉन सिक्लिकल लेसर रेगुलेटेड कंपनीज। लेसर रेगुलेटेड कंपनीज का मतलब होता है जो ओवर रेगुलेटेड कंपनीज होती है वहां पे बहुत इश्यूज आते हैं। जैसे आप टेलीकॉम में देख लीजिए, ठीक है अभी सब अच्छे चलने लगे बट बहुत साल तक ब्लीड किए हैं। या आप कोई भी जैसे आप आईओसी या एचपीसीएल, ये लोग बहुत बड़े पीड़ित थे, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म थी। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की। और अब धीरे धीरे चेंजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल्स और रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो आपके चॉइसेस भी चेंज होते हैं। फिर प्रोमोटर्स जिनकी स्किन इन द गेम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सपोज भारती का एग्जांपल लो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सुनील भारती मित्तल कर सकते हैं टेलीकॉम में, ठीक है जियो हैज डन वंडर्स, बट सुनील भारती मित्तल भी सर्टेनली करेंगे। और ऐसा बहुत मेरा कन्विक्शन है, क्योंकि स्किन इन द गेम है। वाकई में खुद स्टार्ट किया, पायनियर है। पॉलिटिकल कनेक्शंस और गवर्नमेंट डिपेंडेंस, देखिए पॉलिटिकल कनेक्शंस बड़े लोगों के जनरली हो जाते हैं, या कोशिश ये रहती है कि भाई जहां पे अगर ओवर कनेक्टेड और बहुत ज्यादा विजिबली कनेक्टेड कोई रहते हैं तो वहां पे स्किप करना चाहिए वो स्टॉक्स को। और ऐसे बहुत स्टॉक्स है जो मैं अभी ओपन फोरम में नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे हैं जिनको हम हमारे बैक ऑफ द माइंड सब कॉन्शियसली रखते हैं और हम उससे दूर हो जाते हैं, हमें दिमाग नहीं लगाना। गवर्नमेंट डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा कोई टेंडर आने वाला है, ये आने वाला है, प्योरली इंफ्रा कंपनीज देख लीजिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करती हैं ये, और डेट्स होती है उनमें। फिर वो कभी कोई आपके लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आता है, रास्ता बना रहे हैं वहां पे रोड ब्लॉक हो जाता है, काम आगे बढ़ता नहीं है और ब्याज का मीटर चालू है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। देन प्लेजिंग एंड डेट्स एंड सी, पीडीसी हम बोलते हैं जैसे प्लेजिंग। अगर कोई भी कंपनी में मैक्सिमम 5% तक मैं अलाउ करूंगा, क्योंकि टीसीएस में भी एक प्लेजिंग थी, उससे ज्यादा का मैं अलाउ नहीं करता। अगर प्लेजिंग होती है तो वहां थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रमोटर प्लेज कर रहा है और वहां पे कैश भी आ रहा है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और फिर भी प्लेजिंग है, तो इसका मतलब ही इज यूजिंग हिज ओन स्टेक एंड ही इज गोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग और फोकसिंग समवेयर एल्स आल्सो। हो सकता है वो रियल एस्टेट में कोई पैसा डालना चाह रहे हैं कंपनी का, यहाँ का मार्केट कैप को यूज करके। और तो आई रियली डोंट लाइक दैट एंड वी अवॉइड दैट। डेट, कंपनी में डेट बिल्कुल मतलब कोशिश करें कि 0.20, 0.30, मैक्सिमम 0.40, डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री है। हो सकता है कि आप भारती की बात कर रहा था, टेलीकॉम की हो, अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो हो सकता है कि वहां पे डेट्स आ जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट एक आईटी कंपनी डेट्स ले, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो वी हैव टू चेक ऑन दैट आल्सो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे विवेक जी का या मेरा, हमारे को देख के कुछ जनरली फील आती है, एक लुक एंड फील होता है, समझ में आता है कि कैसे लोग हैं, बात दिल से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें आप प्रोमोटर्स को टीवी पे देखते हैं या उनको कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं तो बहुत फील होता है। क्रेडिट रिपोर्ट्स देखना बहुत जरूरी है। मैं हर रिसर्च में सबसे पहले मैं क्रेडिट रेटिंग देखता हूँ। हाँ ये जरूर है कि बीच में क्रेडिट रेटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए थे, बट एटलीस्ट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग।
जितना है वहां पे जो लिखा हुआ उसको जरूर से पढ़े, रिपोर्ट में रेटिंग एनहांस हुई है कि नहीं है ये चेक करें। फिर चैनल चेक, कंटिन्यूअस चैनल चेक चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के कोई अगर ऐसे ही नॉर्मल छोटा एम्प्लॉय भी मिले या चैनल पार्टनर्स हो, उन सबसे बातचीत करते रहे। एंड अदर देन फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, एक सोशल प्रेजेंस होता है, एक इकोनॉमिक प्रेजेंस होता है, कल्चरल, एनवायरमेंटल, जनरल लुक एंड फील ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें होती है जो कि मैं विद एक्सपीरियंस गेन किया हूं। मैं हो सकता है कि मैं एक प्रेजेंटेशन में या एक स्लाइड में उन चीजों को नहीं लिख सकता, और बहुत ऑड भी लगता है उन चीजों के बारे में बात करते हैं ना, तो वो मैथमेटिकली और लॉजिकली सही नहीं लगता है, प्रोफेशनली लगता है। बट दोज आर वेरी वेरी एक्सपेक्टेड थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट टॉक अबाउट। एंड आई थिंक विवेक जी समझ गए मैं क्या पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। एनीवेज, देखिए मैं फंडामेंटल इंडिकेटर्स पे आते हैं, तो देखिए ये सब एक बहुत जनरल चीजें हैं जो कि सब लोग देखते हैं। पी देखते हैं, ईवी बाय इबिटा बहुत देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल से मार्केट बहुत करेक्ट करता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। पेग रेशियोज देखते हैं, करंट प्राइस, 52 वीक हाइज, लाइफ टाइम हाई लोज, ये सब देखते ही हैं। रेशियोज में डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी डिविडेंड दे। पैसे कमाए जा रही है, डिविडेंड नहीं दे, वो सही नहीं है। मैंने एक एफएसएल बोल के कंपनी है, कलकत्ता बेस्ड ही है, प्रमोटर्स गोयनका ग्रुप की, बहुत बढ़िया कंपनी है, सब कुछ बहुत बढ़िया। बट मुझे एक इन्वेस्टर ने पूछा कि डिविडेंड तो देती नहीं और इतना बड़ा कैश का हुआ, इतना बड़ा पैसा कमाती है, तो मतलब हो सकता है कि वो लोग अभी थोड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं और फिर देखा कि हाँ ठीक है वो लोग नहीं दे रहे हैं, बट इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर उनका डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़ गया। सो वो एक सोने पे सुहागा और कॉन्फिडेंस आता है। डेट टू इक्विटी मैंने बात की है काफी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स को लोग बहुत फॉलो करते हैं, एंड बिलीव मी डोंट फॉलो देम। उनकी रिस्क एपिटाइट डिफरेंट होती है, उनका होराइजन डिफरेंट होता है, उनके इंफॉर्मेशन लेवल्स डिफरेंट होता है, उनका कन्विक्शन डिफरेंट होता है। उनके हो सकता है कि कितना पैसा लगा उनके कोई फर्क नहीं पड़े उतने पैसे से। राकेश झुनझुनवाला के टाइटन में कुछ फर्क पड़ेगा तो फर्क पड़ेगा। रमेश जी धमानी अगर कोई स्टॉक में लगाए हुए, कितना परसेंट ले रखे, कितना छोटा कितना बड़ा स्टेक है, कितना उनके टोटल जो नेटवर्थ है उसका प्रेजेंस है, वो बहुत सारी चीजें हैं व्हिच वी डोंट सी। एंड इन्वेस्टर्स कूद पड़ते कि भाई इसने ले लिया, और कुछ सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स ने तो बहुत मुक्की खाए और बहुत बुरी तरीके से लोगों के लॉसेस लगे हैं। एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड कि वो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर इतने बड़ा नाम कर रखा है और इतने फॉलोअर्स हैं उनको, किस तरीके से इन टाइप के स्टॉक्स में कैसे घुस सकते हैं। मतलब 20 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की मार्केट कैप, जस्ट उतने की तो लिस्टिंग के खर्चे आ जाते हैं आजकल। सो आई रियली आई एम स्कैर्ड। सो आई एम ऑलवेज लाइक कि प्रोमोटर्स की पैटर्न देखिए वो लोग बढ़ाते हुए होना चाहिए, एफआईआईस की प्रेजेंस होनी चाहिए, डीआईआईस की होनी चाहिए, तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं मार्केट कैप टू नेट प्रॉफिट देखता हूँ, ये एकदम मारवाड़ी वाला बढ़िया वाला हिसाब है। आज एक मैं कंपनी अभी रिसेंटली कोई रेकमेंड कर रहा था और मैं अभी भी एनालिसिस करके देखा कि मुझे अगर ये कंपनी आज पूरी खरीदनी है और इसका नेट प्रॉफिट क्या बोले इतना, तो अगर 15% से ज्यादा अगर नेट प्रॉफिट ही आ जाता, तो एक तरीके से अपन जो ब्याज की गणित लगाते हैं 13-14% का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और 200-300 करोड़ की कंपनी है और 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ऐसी भी चीजें हैं। पास्ट में मैंने एक ऐसी कंपनी कमेंट की थी और वो कंपनी बाद में टेकन ओवर बाय अ वेरी बिग ग्रुप आल्सो, और मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। एंड EBITDA रिटर्न्स, नेट प्रॉफिट रिटर्न्स, ये सबको मैंने एक टेबुलेट किया है। मार्केट कैप, बुक वैल्यू, ये सब देख ही रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, आरओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे लिए। सबसे ज्यादा मैं कोई भी स्टॉक चुनने की कोशिश करता हूं तो 20 के ऊपर की आरओसी चाहिए, 15 से 20 तो मिनिमम। एसेट टर्नओवर, ये करंट रेशियो, अगेन एसिड टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, ये देखना बहुत जरूरी है। कई बार सारे फंडामेंटल सब कुछ अच्छे हो सकते हैं मगर यहाँ बहुत चीजें पता है करंट रेशियो में, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। रिसीवेबल्स को देखते हैं। ये फिर पैरामीटर्स है, टेक्निकल पैरामीटर्स जो हम लोग देखते हैं। मैं मूविंग एवरेजेस पे बहुत काम करता हूं, मैं बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं विवेक जी, बट मैं, मेरे साथ टीम है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट से वेटिंग करवाता हूं और ट्रेंड्स में देखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सुपर ट्रेंड भी देखते हैं। फिर आरएसआई, ये बहुत बढ़िया लीडिंग इंडिकेटर है जिससे बहुत कुछ पता चलता है। और 20 और 100, 200 और 1000 डेमास, जब मार्केट बहुत खराब होता तो 1000 डेमा पे लगा के देखते कि अब अगर इतना बड़ा पैनिक है, जैसे भी पैनिक बॉटम बने थे 23, 24, 25 तारीख को, तो उस टाइम पे 1000 डेमास हेल्प किए थे कि भाई यहाँ जाके तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा ही, इससे ज्यादा अब क्या जाएगा, इतने साल का वो है। बट एक बार उस टाइम पे तो बहुत ग्लूमी था पिक्चर, तो वो इस पैटर्न पे भी डर लगने लगा था। फिर हम लोग देखते हैं कि 200 डेमा के ऊपर सारे एवरेजेस चलने चाहिए। फिर 20 अगर 200, 100 और 50 को क्रॉस नीचे से करके निकलता है, उस पैटर्न पे हम बहुत काम करते हैं, वो भी मैं ऊपर आगे आऊंगा। आरएसआई, एमएसईडी सब देखते ही हैं।
ये प्राइस स्कैन, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ, ये आप लोग के स्टॉकेज से, थैंक्स टू स्टॉकेज, नॉट बिकॉज कि मैं स्टॉकेज के फोरम पे हूँ, बट मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, बहुत सारे, बट यहाँ पे ये सबसे बढ़िया से मिलता है विवेक जी, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं एक बार आपका खुद ही वेबिनार अटेंड किया था, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, आई थिंक दैट वाज इन 2017, यू केम टू जयपुर, ये भी जून जुलाई का महीना था, एंड इट वाज फैंटास्टिक। एंड अभी हम लोग, पहले तो मैं फ्री वाला वर्जन यूज करता था, बट अब मैं पेड वाला वर्जन यूज करता है ना, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। एंड मैंने ऑफिस में डेडिकेटेडली एक डेस्क स्टॉकेज को दे रखी है। So sweet of you, sir. Thank you for the mentioning. You deserve it. इनफैक्ट मैं मतलब I'm no one actually, very frankly, इतना जब बढ़िया सॉफ्टवेयर है आजकल, आप लोगों ने रिसर्च को इतना इजी कर दिया है, कुछ 4-5 अगर सॉफ्टवेयर और ये ऐसे जो एप्स है, इनको अगर साथ में लेके बैठ जाए, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मतलब आप लोगों ने रिसर्च, मतलब एनालिस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू इज, आपको सारे बस चीजें सही होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए, एक्सेल शीट्स प्रॉपर होनी चाहिए, एंड एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, मैं इस पे मैं 2-3 चीजों पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट बोर्ड कंपोजिशन को देखते हैं, प्रोमोटर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, उनकी पढ़ाई देखते हैं। जैसे आप मिले थे विवेक जी, जिस दिन आप मिले एंड यू टोल्ड कि यू आर फ्रॉम आई एम इंदौर, तो एक अलग लेवल का एक इंप्रेशन आता है कमोडिटी इंडस्ट्री में। कहां से आप जब मुझे मिले, मैंने बोला कि मैं भी एमबीए हूं केजे सोमैया से, तो आपका भी कंफर्ट बढ़ गया। सो आई थिंक सिंस देन वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स, and we have been meeting at least once every year, भले बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और कलकत्ता और जयपुर दूर हो, but at least we try to meet. So that is one reason कि कहीं ना कहीं कंफर्ट आता है, कोई अच्छी जगह से पढ़ के आया है, फिर उनकी सेकंड जनरेशन भी अच्छी जगह से पढ़ के आती है, तो that really makes a difference. फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है उससे। अभी एक स्टॉक मैंने दिया, इसमें बहुत बड़ी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या वाइस चेयरमैन या चेयरमैन है, तो उस कंपनी पे भले वो छोटी मार्केट कैप हो, बट बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कई बार लोग मार्केट कैप को देख के उसको अवॉइड करते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार वो धंधा ही छोटा हो तो वहां मार्केट कैप बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो अब अगर सपोज मैं पान दुकान, 20 पान दुकान की बड़ी चेन चलाता हूँ, और बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता, उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हो और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी बहुत बड़ी मार्केट कैप, बट इट कैन बी द बिगेस्ट चेन। जैसे मैं एक स्टॉक रेकमेंड किया था रिसेंटली, पैनासोनिक कार्बन, बिलीव मी, कंपनी की मार्केट कैप शायद 150-200 करोड़ होगी, but the best part is it is the biggest and the only carbon rod manufacturer in India. फिर पैनासोनिक का नाम, जापान, बहुत पुरानी कंपनी है, स्टॉक है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग सिर्फ जो मार्केट कैप के पीछे जाते हैं, कई बार मेरे साथ ये होता है, यार आप बड़ा तो देते नहीं, आप ये छोटे छोटे मार्केट कैप वाले देते हो, 400-500 करोड़ 300 करोड़, मतलब क्या बुराई है? अगर कोई काम बहुत बड़ा कर रहा है और जो अच्छी मार्जिन के साथ काम करे, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 2-3 लाख करोड़ की 1 लाख करोड़ की कंपनी को रेकमेंड करना, इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन हिज क्वालिटी। एंड बहुत बड़े बड़े नाम कई बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। सक्सेशन प्लान मैंने बता दिया, मैनेजमेंट सैलरी, आरपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे सन फार्मा का नाम आया, तो आज भी मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं रेकमेंड नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रहता है कि एक आरपीटी के वजह से बीच में कोई दाग लगाओ, जैसे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान का एग्जाम्पल है, तो आमिर के ऊपर कम लगे हैं जनरली, अगर आप पास में भी देखें कंट्रोवर्सीज में कम रहते हैं, तो वैसा ही स्टॉक्स देखना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स, अगेन, हालांकि सत्यम का केस हुआ था, उसमें क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स बहुत अच्छी होते हुए भी आज वो प्रॉब्लम आई थी, बट फिर भी ऑलवेज जो चीज राइट होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर्स को देखेंगे। रेटिंग एजेंसीज का मैंने बताया था। सो ये सारी चीज और भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो नोट ऑन अकाउंट्स है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने बताया। फिर मैं 10 ईयर के फंडामेंटल्स में देखता हूँ लिटरली, हालांकि टेबल पे 2-3 साल के आते हैं, 4 साल के आएंगे, बट 10 साल के देखते हैं। ये भी देखते हैं कि चार्ट्स बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ लीनियर एक पैटर्न होना चाहिए, और इवन प्रॉफिट्स में भी वो धीरे धीरे ग्रो करे, कोई एक साल बहुत अच्छा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए उसके रिटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वॉलेटिलिटी चार्ट्स में और फंडामेंटल्स में रहे, तो फिर आपके साइकोलॉजी में और ग्रीड और फियर में भी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी इन होल्डिंग दैट स्टॉक। तो स्टॉक वैसा ही है ना, जहां पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं हो, हमें रोलर कोस्टर राइड्स नहीं लेने इन स्टॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना रोलर कोस्टर राइड्स देता है, तो एटलीस्ट जो स्टॉक्स लेते हैं वहां पे बहुत कन्विक्शन के साथ, भले ही वो स्लो हो, बोरिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अगेन ये टैक्स, ये मैं बहुत देखता हूँ कि कई बार वो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाए, सब कुछ है, टैक्स कितना देता है, क्योंकि टैक्स कोई फालतू देगा कोई भी कंपनी, और टैक्स जब दे रहा सही है, सही बात है। या ये सारे रेशियोज भी कई बार देखते हैं जब कॉन्फिडेंस और लाना होता है, कई बार कोई आइडिया नहीं चल रही होती है, या सब देखते हैं। ये मैंने इसका मैं इनफैक्ट ये शेयर भी कर सकता हूं, मैंने पूरा प्रॉपर्ली एक पूरा बुक बना रखा है,
इसके ऊपर हाँ। बुक मतलब कि 15-20 पेजेस का एक पूरा है, सारे रेशियोज को एक्सप्लेन करता है एंड प्रॉपर्ली हमने हाँ। बना रखा है। सो आई कैन सेंड इट टू ऑल द व्यूअर्स इफ दे रिक्वेस्ट। पिछली बार भी मैंने शायद जब जनवरी में आप लोग के साथ वेबिनार किया था तो मैंने तभी हाँ। भी ये रेशियो को शेयर किया था जितने भी उसमें वेबिनार में व्यूअर्स थे, एंड लकीली जी दैट वाज द फर्स्ट वेबिनार जो मैंने बोला भी। जी जी जी। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे में आप इस डॉक्यूमेंट का एक हमको लिंक दे दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके इस वीडियो के नीचे में लिंक दे देंगे ताकि यूजर्स उनको जिनको डाउनलोड करना हो वो अपना डाउनलोड कर पाए। एग्जैक्टली विल डू दैट, सर्टेनली विल डू दैट, मैं वो कर दूँ बिल्कुल। इनफैक्ट जितना आप पढ़ लो, क्योंकि लोग बाग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम्म। फंडामेंटल्स, एक्चुअली लोगों को बहुत डर लगता है, टेक्निकल्स क्या होता है सीखने में थोड़ा सा इजी होता है कई बार और हम्म। प्रैक्टिस करते रहने पड़ता है, बट हम्म। फंडामेंटल्स में प्रैक्टिस भी चाहिए और बहुत पढ़ना भी पड़ता है, एवरी टाइम देयर इज न्यू और द अदर थिंग। सो थोड़ा सा हम्म। एटलीस्ट ये जो रेशियोज है इनको समझना बहुत जरूरी है। सो हम्म। प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, ये एक इनफैक्ट हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लानर बना रखा। हर क्लाइंट या जो भी मैं मिलता मैं सबको भेजता हूँ, इवन मैंने भले वो ट्विटर पे हो वहां पे भी शेयर कर रखा है, मैंने लोगों को बोला, हमने हमारी वेबसाइट पे दिया कि प्लीज इसको आप लोग डालिए, कोई भी प्लान करो आप ट्रेड को तो पहले उसका पूरा ट्रेड लॉजिक और ट्रेड प्लान रेडी पहले रहना चाहिए। एज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 या 1:2.5, अगर इसके नीचे कोई होता तो ट्रेड में मत घुसिए, और अगर घुसते हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोबेबिलिटी रेशियो बहुत हाई है, भले ही वो 1:2 हो, बट चांसेस ऑफ गेटिंग दैट 2 इज वेरी हाई बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज हायर। बट 1:3 के साथ कोई काम करता है या 1:2.5 के साथ काम करता है, बिलीव मी हम्म। वो पैसा बनता है। एंड फिर आपको सिर्फ 3 ट्रेड राइट चाहिए, 4 ट्रेड चाहिए, फिर आपको 100 में से 100 नहीं चाहिए। लोग बाग 20% जो रिसर्च को इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो 80-20 में रिवर्स 80-20 है। वी बिलीव दैट कि रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट उसको देना चाहिए 80% रोल और 20% इज रिसर्च। बट लोग बात सिर्फ 100% रिसर्च के पीछे भागते हैं, वो आज भी हमें देखेंगे या वो करेंगे, उनको टिप्स चाहिए, बट वो टिप्स के पीछे उनको संभालने का टिप्स नहीं चाहिए, सिर्फ नाम का टिप चाहिए। सो आई रियली वांट कि एवरीवन शुड रियली प्लान बिफोर दे एंटर देयर ट्रेड, एंड रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट को जरूर से सीखे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिसर्च कुछ भी काम नहीं आएगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट खराब है। सही है। सो ये बेसिकली ऐसा एक ट्रेडिंग प्लानर हमने दिया था। एंड वी विल कम टू द मेन स्लाइड ऑफ द होल वेबिनार और जो अपनी मीटिंग है। इसमें देखिए विवेक जी, मैंने जो किया है, हमने 7 स्टेप में ब्लेंडिंग किया फंडामेंटल्स की एंड टेक्निकल्स की और ऑप्शंस की, और बहुत टफ है ऑप्शंस में। एक मैं कैविएट देना चाहूंगा कि ऑप्शंस इज एक्सट्रीमली रिस्की एंड इट इज नॉट लाइक बाइंग ऑप्शंस। ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है, इट इज फॉर सेलिंग ऑफ ऑप्शंस। पुट राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, कॉल राइटिंग में कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजीज में होती है, वो मैं उस पर डिस्कस अभी नहीं कर सकता क्योंकि एक लिमिटेशन ऑफ टाइम, और ऑप्शंस इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बट मैं फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए बताऊंगा। तो ऑप्शंस में जो लोग आ रहे हैं फंडामेंटल्स में काम करना, फंडामेंटल्स में हम कोशिश करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकली अच्छे स्टॉक दे रहे हैं, आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बस पैसे जो है बोरोड नहीं होने चाहिए और आप काम कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए, पैसा बन सकता है। वी विल ट्राई टू डू दैट, बट ऑप्शन में आपको बहुत कुछ सीख के आना पड़ता है और रिस्क मैनेजमेंट को सीखना बहुत जरूरी है। सो वी हैव टू क्रिएट, स्टेप 1 इज वी हैव टू क्रिएट अ यूनिवर्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। द स्टॉक्स आर फिल्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 20 to 25 पैरामीटर्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स। ये 20 से 25 पैरामीटर्स जो मैं बोल रहा हूं, 15 से 17 तो करीब फंडामेंटल पैरामीटर्स है और फिर 5 से 7 टेक्निकल पैरामीटर्स। अब उसमें आप बोलोगे कि अब एफएनओ का स्टॉक होना पड़ेगा, तो वहां पे पैरामीटर्स, इतने पैरामीटर्स में कई बार स्टॉक नहीं भी आते हैं। अब जैसे सपोज अगर बात करें, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एचयूएल, आईटीसी, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, मैं इन टाइप के स्टॉक्स के साथ ज्यादा जाना चाहूंगा रादर देन इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक, और ये जो एकदम जो डेंजरस नाम होते हैं पूरे इस मतलब 150-56 स्टॉक्स जो है, क्योंकि लोगों ने बहुत हाथ जलाए हैं। सीजी पावर, जेन इरिगेशन, ये सब स्टॉक्स ऐसे, सिंटेक्स, इतनी बुरी तरीके से लोगों के हाथ जले हुए हैं, और इस बार तो एनबीएफसी और इनमें भी जल रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर रिस्की स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं और आपको कंसिस्टेंट और धीरे पैसा बनाना, सिस्टमैटिकली, धीरे नहीं सिस्टमैटिकली, तो इट रियली मेक सेंस टू यू गो विद फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। और उस 156 जो लिस्ट है एफएनओ की, उसमें भी आप देखोगे तो 12, 15, 20 करीब स्टॉक्स आएंगे। मैं 2 आइडियाज लेके भी आया हूं और एक मैं केस स्टडी भी लेके आया हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने प्री लॉकडाउन, प्री कोरोना हम लोगों ने उसमें काम किया था, वो एक मैं आइडिया आगे दिखाऊंगा। सही है।
फिर then we time the entry and exit with the help of technical analysis on the stocks filtered fundamentally, जो fundamentally stocks निकले हैं। अब जैसे सपोज HUL है, रिजल्ट्स भी निकल गए और बहुत बढ़िया अपने चार्ट्स पे भी एकदम अच्छे लेवल पे है, और मुझे लगता है कि 2140 2200 ये एक लेवल है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इसकी एक ऑप्शन राइट कर सकते हैं। मैं HUL का एग्जांपल दे दिया, मैं आगे एग्जांपल में मैंने चार्ट्स और वो दोनों लाया हूं। और आईटीसी है, सपोज आईटीसी के रिजल्ट्स आ गए, बहुत अंडर परफॉर्मर है HUL के सामने, और 150-60 रुपए एकदम बुरे वक्त में भी उस लेवल पे काम कर रहा था, और आज 190 से लेकर 200 के रेंज में है। तो व्हाट वी डू इज, हम लोगों ने 175, 180, 185, 190 की पुट राइटिंग करवा रखी है। बिकॉज एक कंडीशन वो भी है कि जो इन्वेस्टर कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे को तो आईटीसी लेना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आईटीसी इज नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज सिगरेट्स पे रेगुलेशंस है, लॉकडाउन में इंपैक्टेड थी, रिजल्ट्स भी देखिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए, बट फिर भी उम्मीद से ठीक ही थे। तो वहां पे पुट राइटिंग कर करके पैसा कमा सकते हो, जहां पे उस पुट के नीचे चला जाता है, अगर आपके पास वो कैपिटल है तो आप खरीद भी सकते हैं। सो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का एक तो कैपिटल बेस बड़ा होना पड़ता है। मेरी स्ट्रेटेजी में ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा कैपिटल कम से कम 25 लाख 20 लाख होगा, तब मजा आएगा, नहीं तो बहुत पैसा नहीं बनेगा। मैं और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि संदीप जी, मुझे क्या बीच बीच में एक तो क्वेश्चन पूछने की बुरी आदत है, और मैं क्योंकि मैं समझता हूँ रिटेल इन्वेस्टिंग का साइकिल, तो मैं चाहता हूँ कि क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए दोस्तों, संदीप जी ने पुट राइटिंग की बात तो कर दी, लेकिन उसके बाद का बात आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि पुट राइटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन है कि आईटीसी को तो खरीदना ही है, तो अगर नीचे जा रहा है और उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला गया तो पुट राइटिंग में हो सकता है आपका पैसा लग गया, लेकिन आपका इंटेंशन है डिलीवरी लेने का, इसीलिए आप पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो दोनों बात को साथ में रख के समझिएगा दोस्तों, खाली पुट राइटिंग की बात सुन के बाद में फिर ये मत बोलिएगा कि सर आपने तो पुट राइटिंग करवा दी और पैसे लग गए। पूरी तरीके से चीजों को समझिएगा। संदीप जी बहुत सही विवेक जी, थैंक यू सो मच, मतलब यू डिड माय जॉब लाइटर, एंड इनफैक्ट आपने जो मैं बोलना चाह रहा था उसको बहुत बढ़िया से पुट कर दिया। और ये आई थिंक आपका एक्सपीरियंस, आप इतनी जबरदस्त एंकरिंग कर रहे हैं और इतने दिनों से सारे फेस टू फेस पे जब लोगों से मिलते हैं तो आपको, और फिर बाद में आपको फीडबैक भी समझ में आता होगा कि लोग क्या चीज को गलत समझ सकते हैं। सो इट्स एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जो गालियां पड़ती है तो पता लग जाता है कि किस चीज से पढ़ने वाली है, तो उसको पहले ही क्लेरिफाई कर दो। अरे यार नहीं गालियां तो मुझे पड़ेगी ना, मेरे तो एक्चुअली क्या ये टॉपिक में क्या स्टॉक पिक दे दिया और 10 स्टॉक के बारे में मैंने फंडामेंटली बात करके चला गया, तो जॉब इज नॉट वेरी टफ। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शंस के साथ वाकई में बहुत डर लगता है, और डरना भी चाहिए। ऑप्शंस इज नॉट दैट एन इजी जॉब, एंड वहां पे रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं आया आपको और आपके फंड मैनेजमेंट नहीं आया तो वाकई में पैसे लगते हैं। सो मैं थोड़ा सा जो पॉकेट्स को जो मैं बिगर बोला था कि एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ कि 25 नहीं तो 10 लाख, क्योंकि मार्जिन ही लग जाता है 1.5 लाख, स्टॉक्स भी लेंगे फिर उसके ऊपर कमाएंगे भी, अगर कोई चीज कैपिटल राइट कैपिटल नहीं और फिर इतना टाइम दे दें तो फिर अपन कहीं भी नहीं पहुंच पाते। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन वी ट्राई टू मोस्टली सेल पुट्स एंड एट टाइम्स बाय कॉल्स आल्सो। अब जैसे अगर बहुत ज्यादा सस्ता अगर विक्स आ जाता है, जो कि अभी नहीं है, अभी 24-25 का अगर विक्स है तो अभी भी बहुत बढ़िया है, और 87 का विक्स भी हमने देखा विवेक जी, आपने मार्च के 27-28 तारीख को, और वहां पे हमने खूब पुट राइटिंग करवाई थी। मतलब एकदम नीचे नीचे के पुट राइटिंग, मतलब 20-20, 30-30% दूर के पुट्स आराम से बिक रहे हैं, और वहां पे पैसे बन रहे हैं लोगों के, तो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं। और कैश मार्केट में तब बिठाया जब आप 8,200-300 के ऊपर जब आया एक बार, तब लगने लगा कि हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट का डिफाइंड हो गया। सो बेसिकली एवरी टाइम आपको स्ट्रेटेजीज, ये नहीं कि हर बार हर चीज चलेगी, रामबाण हर चीज का और या सोल्यूशन सब चीज का, और स्ट्रेटेजी सब टाइम का एक नहीं होता है। आपको यही एक्सपीरियंस के साथ गेन होता है। शायद हो सकता है कि मैं भी आज 25 साल से करते करते यहाँ इस लेवल तक या इस सोच तक पहुंचा हूं कि सारे चीज आनी पड़ेगी, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑप्शंस, डॉलर इंडेक्स देखना, फिर आपको कमोडिटीज, करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर, सबको प्रॉपर्ली ट्रैक करना पड़ता है। एटलीस्ट पूरा ट्रैक नहीं भी करो तो एक ये आना चाहिए कि ये होता तो हमारे इक्विटीज में ये हो सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली वी आर in the stocks filtered both technically and fundamentally. So we sell strikes closer to the demas and vemas, preferably 200. अब जैसे वेमाज और डेमाज की बात करें तो बेसिकली डेमाज डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, अब जब मैं 200 दिन का मूविंग एवरेज को बेचने की कोशिश करता हूं, या फिर कोई स्टॉक बहुत चला हो तो उसका 10, 20, 50, 100, 200 ये लगा के रखे हुए हैं,
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरली 200 इज अ वेरी सेफ थिंग। एंड इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस दूसरे में स्टेप में वो पता चलेगा कि कैसे वेमास के नीचे आते तो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज वेमास एंड डेमास, वेमास मतलब वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मंथली मेमास, इनफैक्ट मंथली ने बहुत इनफैक्ट इस पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। जब निफ्टी टूट रहा था और जब लोग बाग 6000 की बात करने लगे थे, तो आपको हर बार अलग अलग एवरेजेस पे चेक करते रहना पड़ेगा कि कहां कोई ना कोई जगह तो वो सपोर्ट ले ही लेता चीज, और वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है और आपको रिस्क लेने की एक ताकत या हिम्मत मिल जाती है। सो ये डेमास तो देखना ही है हमें, और वेमास भी देखना, और मेमास भी एट टाइम्स, मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और इनकी स्ट्राइक्स के आसपास की चीजें बेचते हैं। अब जैसे एक बार एसबीआई बहुत टूट रहा था और मुझे याद है 156 या 155 पे उसका 1000 डे मूविंग एवरेज था, तो मुझे व्हाई नॉट हियर, यही बेच देते हैं। और उस टाइम पे हर आदमी फिर वो मध्य में बैठ जाते हैं, फिर आरएसआई को चेक करते हैं कि आरएसआई अगर 20-10 पे आ गया तो वहां पे दिमाग लगाए। सो यू हैव टू हैव अ फुल फ्लेजेड कॉम्बो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वी आल्सो ट्राई टू अवॉइड इवेंट्स। स्टेप 4 में वी ट्राई टू अवॉइड इवेंट्स लाइक रिजल्ट मंथ्स। अब जैसे ये जुलाई का महीना है, थोड़ा रिस्की है, या अब अगस्त का आएगा, जुलाई में बहुत सारे रिजल्ट्स थे, लकीली मार्केट ने उनको थम्स अप इसलिए दिया कि जितना बुरा होना था उससे कम बुरा हुआ। सो दैट वाज वन पंच लाइन जो मार्केट में चल रहा था। अगर खराब भी आ रहा था तो मार्केट एक्सेप्ट कर रहा था, जिनके अच्छे आने थे वो अच्छे आ ही गए, बट जिनके खराब आने थे उनके कम खराब आते ही मार्केट थम्स अप देता है। तो वैसा इस बार रिजल्ट मंथ में हुआ, बट ओवरऑल रिजल्ट्स के एक दिन जैसे इस बार विप्रो में लोग बहुत ट्रैप हुए हैं। विप्रो का रिजल्ट आप देखिए, एक एकदम स्लो मूविंग बोरिंग स्टॉक अचानक से उस दिन 10-10 20-20% ऊपर जाके और अब भी कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो लोगों ने, जिन्होंने अगर वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या 225 का जोड़ा बेचा है, तो लोगों ने बहुत पैसा खोया है। सो रिजल्ट मंथ, रिजल्ट्स को ट्रेड करने के लिए वो एक अलग ही एक्सपर्टीज है, जो कि अलग ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आपको बहुत पर्सनल बेसिस पे समझना पड़ेगा, जो कि हम अगर दें तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि जितना आप खो सकते हो। एंड ऑप्शंस में, सेलिंग में देयर इज नो लिमिट। जिस तरीके से क्रूड ऑयल में इस बार एमसीएक्स में खोया लोगों ने, फ्यूचर्स में जब नेगेटिव पे ट्रेडिंग हो सकती है, तो ऑप्शंस में तो पहले से ही था कि कितना भी जा सकता है अगर सेलिंग ऑफ पुट्स करता आदमी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। इलेक्शंस में डर लगता है, इलेक्शंस में थोड़ा दूर रहना चाहिए। बजट वाले दिन इतनी आईवीज होती है और इतना हैवी उसमें प्रीमियम होता है, तो आप अगर कर सकते हो तो कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि समझ के, सूझबूझ के बहुत करें, बट हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दोस्तों एक 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 बात मैं आपको बोलूंगा, संदीप जी, एक थोड़ा सा बीच में अपनी तरफ से एक बात कि देखिए दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने फेस टू फेस किए थे उसमें लार्जली वो लोग हैं जो खुद ट्रेडिंग करते हैं और खुद का मैनेज करते हैं पैसा। देखिए उनका साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, वो अलग तरीके का रिस्क लेने में बिलीव करते हैं, स्लाइटली थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, बिकॉज आपके खुद के पैसे रहते हैं ना, तो आप उछल कूद बहुत करना चाहते हैं। बट संदीप जी जो है, इनका एक ब्रोकिंग फर्म है और ये माने जाते हैं, जयपुर से हैं और ये माने जाते हैं, ये अपना क्लाइंट का बहुत ध्यान रखते हैं। और उनको, मुझे पता है कि रात को नींद नहीं आती होगी अगर किसी क्लाइंट के पैसे लग गए तो उनकी बातों से ही लग रहा है कि ये कितने कंजर्वेटिव थॉट से बात कर रहे हैं कि भैया घर में नेट में पैसा लेके जाना है, और क्लाइंट पैसा लेके जाएगा तभी ब्रोकर सरवाइव करेगा, नहीं तो ब्रोकर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है संदीप जी से, आज मजा आ रहा है आपसे बात ये सब सुन के। थैंक यू सो मच। क्या बात है विवेक जी, क्या इंसाइट आपकी। इनफैक्ट आप मेरी साइकोलॉजिकली इतना मुझे आप समझ गए। मैं हालांकि इतना भी कंजर्वेटिव साउंड नहीं कर रहा था, बट यस यू आर वेरी राइट। मैं 15,000 से लेकर 15 करोड़ तक के भी क्लाइंट्स होते हैं, सबका हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी से ध्यान रखते हैं। हम लोग उनको राइट प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं कि भाई आप अगर आए हो तो आप यहाँ अननेसेसरी मत कीजिए। आप, आपकी एज अगर 65 है तो आप मत कीजिए ऑप्शंस का काम। आप 40 के और आपके पास दूसरे इनकम है तो आप कीजिए। सो आपकी पूरी रिस्क प्रोफाइलिंग होनी पड़ती है, एंड आप बहुत सही कर रहे हैं। और हम लोग बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप रिस्क नहीं देनी है। और लड़ाई जो है विवेक जी, पैसा कमाने की नहीं होनी चाहिए, लड़ाई ये होनी चाहिए कि खोने की नहीं होनी चाहिए। लड़ाई इस मार्केट में अगर आपने खोया ना तो आपने गढ़ जीत लिया। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू लूज मनी। मेकिंग ऑफ मनी विल ऑटोमेटिकली हैपन। जब मार्केट चलता है, यूफोरिया आता है, दबा के पैसा बनता है। और वो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में देख ही रहे हैं, बस बात करते नहीं कि 10-20% स्टॉक चलता है। और ऐसा भी समय हमने देखा हुआ है जब कितना ही बोल लो, कुछ भी कर लो, स्टॉक्स चलते ही नहीं थे। और वो आपने भी देखा, हमने भी देखा है, और काफी बार आया है, ऐसा नहीं है पिछले 30 सालों में। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमें कंजर्वेटिवली अप्रोच लेना है मार्केट में। और ये सब सारी चीजों को जब मिक्स करते हैं
तो एक कंजर्वेटिज्म भी आ जाती है और कितना परसेंट एग्रेसिव होना वो भी हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाता। दैट हैपेंस विद एक्सपीरियंस व्हिच कैन नॉट हैपन इन वन प्रेजेंटेशन और व्हिच कैन नॉट हैपन इन अ फेस टू फेस टॉक। वो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। सो बिफोर सेलिंग puts in any stock, even though passed through our fundamental and technical filters, the broader market technicals are very important to consider. If broader markets are giving bearish signals, we try to avoid taking positions in options at least. देखिए ये जो 5 नंबर स्टेप है, इसने इतना हेल्प किया। विवेक जी, ये प्रेजेंटेशन को मैंने मार्च की 6-7 तारीख को बनाया था अच्छे से। बाद में जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आते हैं उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ और नए नए केस स्टडीज और ये सब डालते हैं। यहाँ पे हमने फरवरी तक ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आ रही थी। आपको याद हो 24-25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मार्केट बहुत खराब हो गया। जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प गए थे 24 तारीख को आए, 25 से बड़े बड़े क्रैक्स आए। हमने 28 तारीख के बाद कोई भी क्लाइंट्स को या कोई भी जो समझते हैं हमसे, उनको बोला कि आप एक बार आप ऑप्शंस में रोल ओवर मत कीजिए, पुट राइटिंग में। तो आपको जो ब्रॉडर मार्केट है, अब जैसे ब्रॉडर मार्केट 200 डेमा के ऊपर चल रहा है, अब 100 डेमा के ऊपर चलेगा, 50, तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। और फिर धीरे धीरे अगर वो 200 से लेकर 20 के बीच में भी मार्केट रहता है तो दैट इज अ वेरी गुड टाइम ऑफ ऑप्शन राइटिंग। सो आपको ये देखना कि अननेसेसरीली ब्रॉडर मार्केट्स को अवॉइड करके आप एग्रेसिव ऑप्शन राइटिंग करते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स लोग करते हैं जो समझते हैं ऑप्शंस को बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे को ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आई और ये स्टेप इनफैक्ट मार्च की 7 तारीख तक पता नहीं था कि ऐसा कुछ मार्च की 23 तारीख को होगा या 13 तारीख को होगा। सो इट रियली हेल्प एंड दैट टाइम वी हैड नो पोजीशंस। मैं आपको आगे और बताऊंगा। एंड द स्टॉप लॉस, देखिए हर जगह स्टॉप लॉस तो होना जरूरी है, बिकॉज सी फंडामेंटल्स की मैं बात बहुत करता हूँ। फंडामेंटल्स में अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा और फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, कन्विक्शन है, तो वहां पे एक बार चल जाए। बट वहां पे भी आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अगर 2-3 क्वार्टर कोई रिजल्ट खराब आ रहा है या एनुअल रिजल्ट खराब आ रहा है या फिर कोई आदमी है जो उसको चला रहा था, जो मैनेजमेंट में कोई चेंज आ रहा है, सो यू हैव टू हैव स्टॉप लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइस और इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो फंडामेंटल्स में डिसीजन मेकिंग का आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपके एग्जैक्ट नंबर्स में सब चीजें ट्रांसलेट होती है। सो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, आपने जो प्रीमियम कमाया और जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर नीचे चला जाए स्टॉक, प्लीज एग्जिट। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा लॉस लगेगा नहीं अगर आप उसमें ठीठा खा लिया। अगर आपने सपोज आपने महीने के बिगिनिंग में पोजीशन बनाई और महीने के एंड में अगर कहीं वो चीज होती है, स्टॉप लॉस होती है, तो आपको ऑलमोस्ट पैसा बनेगा और 15 दिन 20 दिन के बाद, मतलब महीने के, और नहीं भी होता है तो आप निकल जाइए, उस टाइम पे दिमाग मत लगाइए। हम देखेंगे बाद में वापस से स्ट्रेटेजी मिलेगी। सो यहाँ पे हम भी प्रॉब्लम में आते हैं। इवन वी डोंट फॉलो दिस स्टेप एट टाइम्स, क्योंकि लगता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं और नीचे का भेज देते हैं पुट। सो और नीचे का वो इट हैपेंस व्हेन आपने 20 था, 20 के डेमा के नीचे आ गया, 50 पे आ गया, कोई बात नहीं है, फिर 100 पे आया और 200 के नीचे अगर चला गया तो प्लीज 200 डेमा तब क्रॉस करता है, स्टॉक नीचे आता है जब ब्रॉडर मार्केट्स भी खराब हो। टेक्निकल्स तो खराब हो ही गए हैं, जो चार्ट जो खराब ही हो जाएगा, टेक्निकल एनालिस्ट बात ही करना बंद कर देगा उस स्टॉक के बारे में। और फंडामेंटल्स जब खराब होते हैं तब स्टॉक 200 डेमा के नीचे जाता है। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स अच्छे हो रखे हो फिर भी वो 200 डेमा के नीचे, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो वी डॉक्यूमेंट आवर प्लान, देन मॉनिटर आवर पोजीशन एंड कीप अ ट्रेडिंग एक्सेल विद लॉजिक एक्सप्लेन्ड एंड प्लान बी, जो मैंने वो बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लोग अगेन ये आलस में करते नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे ना, अब जैसे एक दुकान बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, बैठते हैं, वहां खाता बही होती है, अकाउंट्स करते हैं, शाम को सब कुछ अपन मिला के जाते हैं। बट लोग बात ट्रेडिंग में ये सब नहीं करते हैं। ये अच्छे अच्छे लोग भी नहीं करते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे होंगे वो लोग भी बहुत लाइटली लेते हैं, इसको टाइम पास की तरह लेते हैं। बट इट इज नॉट एट ऑल अ टाइम पास। एंड बिलीव मी, मैं जब मेरा एमबीए कर रहा था, मैं रमेश धमानी जी के पास मुझे मौका मिला था, विवेक जी, 2 महीना समर ट्रेनिंग लेने का। बिलीव मी, दैट वाज वन एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं कि हाउ कैन यू बीट अस व्हेन वी स्पेंड 18 आवर्स अ डे इन स्टॉक, और आप 18 मिनट्स स्टॉक्स में स्पेंड करके, टाइम स्पेंड करके, कैन यू बीट अस? नो, नॉट एट ऑल। मेरी रीडिंग, मेरी सब कुछ, मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट दैट इजी कि आपने टीवी पे 2 बार सुन लिया या ट्विटर पे देख लिया या यूट्यूब पे सुन लिया और आपको मार्केट आ गया, ऐसा नहीं होता है। सो ऑल दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने दिया है। अब जो हमारे जो पैरामीटर, सॉरी, बहुत सही संदीप भाई, before you go to the next stage, thank you so much for these 7 steps
अगर कोई आदमी रिलीजियसली इसको फॉलो कर लेना डिसिप्लिन के साथ में, तो मेरे हिसाब से तो एकदम वारे नारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझाया कितने अच्छे से ये सातों स्टेप को। और दोस्तों आप ये वीडियो कम से कम एक बार और देखिएगा। मुझे पता है कि आपको एंटरटेनमेंट वीडियोस बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर में, जहां पर ओपन एंडेड बहुत सारी बातें हो रही होंगी। मैं किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, बट मुझे इतना पता है कि ये जो स्लाइड दो संदीप भाई ने शेयर किए ना, ये इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये डेवलप हुआ है, ये कोई टेक्स्ट बुक से नहीं आया है। तो आप ये सातों स्टेप को पेन डाउन कर लीजिए, पेपर में प्रिंट आउट लेके उसको अपने डेस्क के सामने लगा लीजिए, और रोज सुबह पूजा करने के बाद ये सातों स्टेप को पढ़िए, तब जाके वो आदत बनेगी। हाँ, फिर आप पैसा कमाने का भी आदत में आ पाएंगे। हाँ संदीप जी, चलिए आगे बढ़िए। क्या बात है, क्या बात है विवेक जी, आप कमाल। मतलब मैं पर्सनली जब मिलता था तो मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा, मतलब आज पहली बार मुझे मौका मिला है टू बी विथ यू ऑन फेस टू फेस, एंड ब्रिलियंट। आप कितना सिंपली इतनी कठिन ऑप्शंस की बातें, और जो मैंने इतनी टेक्निकल बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उनको इतनी सरलता से आपने सामने प्रेजेंट किया। एंड एक्चुअली ये कहीं भी कोई भी बुक्स में नहीं है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव नोटिस दैट। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, इस लैंग्वेज को मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया। आधे स्लाइड्स हो सकते हैं मैंने कॉपी पेस्ट किया, आई विल नॉट डिनाई दैट, और मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को बोलने में। आइडियाज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट मैंने ये यहाँ पे एक एक वर्ड मेरे लिखे हुए हैं, इट इज फॉर श्योर, मतलब कॉपीराइटेड हो सकते हैं ये। गुड। स्टॉक्स फिल्टर्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। बेसिकली हमने ये सारे पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग मैंने 8 के ऊपर लेने की कोशिश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 8, क्योंकि क्या होता है 2 4 5 पी मल्टीपल में थोड़ा डर लगता है, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाए। प्राइस टू बुक भी 1 के ऊपर होना चाहिए, 1 के नीचे होता है तो लगता है कि जो कंपनी में जो कैश पड़ा है या कुछ है वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि कुछ पुराने बिजनेस हाउसेज में ये प्रॉब्लम पास्ट में देखी गई है। प्रॉफिट ग्रेटर देन 10%, मतलब ये होना चाहिए। 3 साल का कैगर भी 10% के ऊपर हो। तो ऐसे करके मैंने ये पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, जो कि क्योंकि पैरामीटर सबके अपने अपने भी हो सकते हैं। करंट रेशियो होना ही चाहिए 1 के ऊपर। ओपीएम मैं इसके ऊपर बहुत फोकस करता हूं, मुझे मार्जिन को बहुत प्यारा लगता है। अगर कोई भी 10% के नीचे का धंधा होता है तो प्रॉब्लम है, मतलब वहां पे फिर वो कोमोडिटाइज धंधा होता तब होता है। स्पेशलिटी अगर हो आप में, कई ऐसी कंपनियां, आप अगर आप एनएमडीसी की बात करें 80% की ओपीएम्स पे काम करते हैं, उनका भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि माइनिंग कंपनीज है, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट है ही नहीं है, जितना बस माइनिंग में निकालने का खर्चा उतना, बाकी माल पूरा एमआरपी पे बिकता है। सो ऐसी कंपनीज बहुत अच्छा करते हैं। आई लव माइनिंग कंपनीज, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जमीन के अंदर से आपके धन निकल रहा है तो उसका तो कोई पी मल्टीपल हो ही नहीं सकता। बट जस्ट बिकॉज दे आर पीएसयू उनको पी मल्टीपल नहीं मिलता। तो ओपीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये ग्रेटर देन 4 बोला हूं, मुझे तो इंफिनिटी चाहिए। मतलब मैं तो डेट इक्विटी रेशियो अभी आफ्टर लॉकडाउन और ये जो कोरोना हुआ है इसके बाद डेट से तो डर लगने लगा है। जब इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट वो जब वहां से निकलने लग गए हैं, वो डेट से निकलने लग गए हैं, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि डेट्स को लेकर बहुत बड़े बड़े इश्यूज आगे आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं। सो वी आर वेरी कॉशियस अबाउट दैट। राइट देन राइट टेक्निकल प्रोमोटर होल्डिंग ये सब अपन ने बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। 20 डेमा एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज, ये 50 100 इन सब पे स्टॉक्स को लगा के देखते हैं। आरएसआई देखते हैं, एमएससीडी देखते हैं, सुपर ट्रेंड देखते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आप एक्चुअली ये लिस्ट देखोगे तो मिरेकुलस लिस्ट लगती है। और अब इसलिए मजा आता है इस लिस्ट को देखने में हिंडसाइट पे, कि आप उसके बाद अगर मैं उस टाइम पे इसमें पैसा लगा दिया होता, इन सारे पैरामीटर पे जब मैंने निकाला तो सिर्फ इतने से स्टॉक्स निकले हैं। नेस्ले, बर्जर, 35 स्टॉक्स निकले जो मेरे पैरामीटर्स पे आते हैं। सो नॉट एंड ऑल ऑफ देम इफ यू सी आर बिग परफॉर्मर्स। उसका भी मैं निकालूंगा। ये एमएससीडी पे फिर मैंने निकाला। अब ये टेक्निकल, ये फंडामेंटल्स तो ये हो गए। अब टेक्निकल्स में आप नेस्ले देखिए, आप नेस्ले लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ गैस टूटा नहीं, रिलैक्सो फुटवेयर फैंटास्टिक, महानगर गैस, विनाती ऑर्गेनिक्स अभी भी एकदम मेंटेन्ड है। फिर आपके सोलार इंडस्ट्रीज, ये वाई जो है फाइनल स्टॉक जो मैं दे रखा हूं, ये बेसिकली वो है स्टॉक्स को हमने फाइनल कर दिया। अब ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज मैंने मंडे के दिन, कल के दिन जी बिजनेस पे ये स्टॉक को दिया है फॉर जैन साहब के जेम्स बोल के वहां पे एक चैप्टर शुरू हुआ है, उसमें दिया मैंने। आज ये स्टॉक 16% चला हुआ है, 10% कल, 5-6% कल चला। एंड बिलीव मी फैंटास्टिक स्टॉक है। सो फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल सुपर। ये तब था, आज अलग होगा, बट मैं ये इसलिए पुराने शीट्स लाया हूं कि हमें पता चलना चाहिए कि पास्ट के रिजल्ट्स क्या थे, क्योंकि पास्ट को
समझना बहुत जरूरी है। टीटीएम बेसिस पे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे समझेंगे, क्योंकि फ्यूचर को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। सो डेटा इज ऑल, हिस्ट्री बताता है, और डेटा और होप बताता है फ्यूचर का। तो होप में तो हमें जाना ही नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है होप से, मुझे मतलब है सिर्फ डेटा से। ये देखिए आप, फिर ये 7 तारीख को अगेन उन्हीं पैरामीटर से मैंने निकाला स्टॉक्स को, क्योंकि कई बार वो स्टॉक चल जाते हैं, पी मल्टीपल्स चेंज हो जाते हैं, फिर ये स्टॉक निकले। कैप्टन पॉइंट अगेन अ बिग परफॉर्मर। फिर आप पीएसपी, टेस्टी बाय डिटेबल्स, आप 8,200, आज 13,000 रुपए का भाव है। अब ऐसे पीरियड में आप जब लेमन के पास जाओगे, आप किसी भी कलकत्ता में या जयपुर में, दोनों एक ही टाइप के बाबू सिटीज हैं, आप बात करोगे, अरे मारवाड़ी, क्योंकि वो उनके धंधे में देखते हैं बाजार, ब्याज का बाजार खराब हो गया, दूसरी चीजें खराब हो गई, हर चीजें बिक नहीं रही है, लोगों के जॉब्स नहीं है, तो वो काम करेंगे कि मार्केट तो खराब है। मगर उनको जब हम बताएंगे टेस्टी बाय डिटेबल बोल के स्टॉक है जो 8,000 का 13,000 हो गया, तो विश्वास नहीं करेंगे। और बहुत सारे हैं, दीज आर नॉट द वंस। तो कुल मिला के हमें राइट सेगमेंट में रहना है, राइट फंडामेंटल्स में रहना है, राइट टेक्निकल्स में रहना है। 7 को फिर मैंने निकाला तो भारत रसायन, अब आप देख लीजिएगा भाव इसका, भारत रसायन का वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, टेस्टी बाय डिटेबल्स अगेन, एंड देन एल्काइल एमाइंस, ऑल दिस आर मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं इनके। 6-3 को लास्ट, मतलब ये प्री कोरोना लास्ट मेरा वो था, और जब मैंने ये बनाया था वहां पे भी ये स्टॉक्स निकले हैं, आप देखिए वापस से। और टेक्निकल्स में मगर सिर्फ एक ही स्टॉक निकला, क्योंकि ये है, ये यहां पे अब आप देखिए ये चीज समझ में आई ना, मैंने वहां पे कोई भी स्टॉक नहीं लिया फिर, तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट छोटी होती गई। अभी अब जैसे लिस्ट अभी जा रही है, क्योंकि फिर अपने को जिद नहीं बताना है, मेरे को तो पैसा लगाना है यार, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया मुझे तो आज लगाना ही है, ऐसा नहीं होता है। आपके पास आइडियाज नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, टेक्निकल्स नहीं है, नहीं करना है, दूर रहना है, शांति से। देखिए यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबके टेक्निकल्स पूरे खराब हो चुके थे, आप देखिए सब में एन आ रहा है। आप ऊपर देखिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये पीएसपी मैंने अभी भी रेकमेंड नहीं किया, दो मेरे सारे पैरामीटर्स में हर जगह आ रहा है, क्योंकि और बहुत अच्छा भी है। आज भी मैं अगर बात करूं तो मेरे टेक्निकल एनालिस्ट बोलता सर ये स्टॉक को क्यों नहीं देते, मुझे डर लगता है, रोड बनाने वाली कंपनी है और इंफ्रा की कंपनी है, डर लगता पता नहीं कोई ना कोई कुछ कनेक्शन निकलेगा पीछे का, जो मेरे को डर लगता, मैं नहीं करूंगा। दिशा इंडिया, भारत रसायन अब नहीं दे रहा है, उस टाइम पे टेक्निकली खराब हो गया था। टेस्टी बाय डिटेबल्स सिर्फ एक स्टॉक था जो फंडामेंटली तो अच्छा है ही और टेक्निकली भी बहुत बढ़िया था, तो बस इस स्टॉक में बैठते। तो क्योंकि 8,200 था, ये टूटा भी नहीं, बल्कि 8,800 ही था, मैंने रेकमेंड किया था वापस से पोस्ट लॉकडाउन। सो दिस इज हाउ यू फिल्टर, एंड आप एक ऐसी जगह पे पहुंचते हो जहां पे आपके पास आइडियाज ही खत्म हो जाते हैं। एंड दिस इज माय वे ऑफ कमिंग अप विद स्टॉक्स, एंड बिलीव मी अब स्टॉक्स की आइडियाज बहुत आती है। तो संदीप भाई एक बात याद आ गई, देखिए हमारे कलकत्ते में ना कुछ बहुत ही बड़े बड़े नाम है जो बहुत लो प्रोफाइल है, और हजारों हजारों करोड़ रुपया लोगों ने शेयर बाजार से कमाया है खाली इन्वेस्टिंग करके। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि कलकत्ते के ब्रोकर ने 100 करोड़ का बंगलो खरीदा है कलकत्ते में। बिल्कुल। मेरे को डर लग गया, वो न्यूज पढ़ के डर लग गया, बिना बात के ब्रोकर्स इनकम टैक्स के नजर में आएंगे। बहुत पैसा पढ़ती मेरे सबसे पहला यही दिमाग में आया, और हमारे भी रिलेटिव बोले कि भाई आप तो ब्रोकर, आपने भी खूब पैसा कमाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बट उसमें क्या है कि जो मैं उनको जानता हूँ जितना, कि वो तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है इन्वेस्टिंग करके कमाया है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जो इतने बड़े लोग हैं, मैंने एक खास बात देखी है, एक कॉमन बात देखी है, वो लोग थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन में बिलीव करते हैं। शेयर बाजार में हम लोग मैक्सिमम जनता जनार्दन सिलेक्शन करती है, और जो समझदार आदमी लोग हैं वो रीजन ढूंढते हैं कि रिजेक्ट कैसे करें। रिजेक्ट कर 8,000 स्टॉक है, उसमें से 3,000 स्टॉक्स ट्रेडेड होते हैं, उसमें से 800-900 स्टॉक्स की यूनिवर्स है, उसमें से 20 लेने हैं, तो एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा। आप कहां से सब जा सकते। यू आर सो राइट, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आपने वन लाइन में ये पूरा मेरा प्रेजेंटेशन का सार और अच्छा कर दिया आपने। आई एम सो हैप्पी। या अब देखिए, मैं 24/7 को, मतलब फ्राइडे के दिन, क्योंकि आज ठीक है, कल मतलब 1-2 दिन और हो गए पुराना, और 24/7 को मैंने जब स्टॉक्स निकाले तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में ये स्टॉक मेरे सामने आए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, देखिए एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, ये भी आ गई। एडीएफ फूड है, अवंती फीड्स है, किलपेस्ट इंडिया है। बट टेक्निकली एडीएफ फूड्स आ रहा है, बट अभी भी मुझे डर लगता है, क्योंकि अब अगेन वहां पे मैं मेरा एक नई चीज डाल दूं। हालांकि ये स्टॉक चल गया, अगर 24 तारीख के बाद आप देखो बहुत अच्छा चल रहा है। अवंती फीड्स नो है, किलपेस्ट चल रहा है, वाई और
शेयर इंडिया भी वाई है, बट शेयर इंडिया को अपन एक बार नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ पैरामीटर्स है जिसपे शायद वो एक बार मेरे उस पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगेन एक्सपीरियंस है, हर चीज एकदम मैं एक्सेल शीट पे मैं एक चीज ला सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं फिर बाद में वो एक्स फैक्टर जो है वो तो एक्सपीरियंस ही आएगा। वो विवेक जी के पास जो वो विवेक जी का एक्स फैक्टर है, मेरे पास जो मेरा एक्स फैक्टर है, जो कि मैं शायद इनमें से, हाँ, क्योंकि मैं फिर नॉइज भी देखता हूँ। अब वो नॉइज एनालिसिस को मैं यहाँ नहीं डाल सकता। नॉइज का मतलब ये होता है आजकल टेलीग्राम चैनल्स है, ट्विटर है या टीवी है, चैनल्स पे कोई ने रेकमेंड किया, कुछ किया, उस टाइम पे लोग ले लेते हैं क्योंकि नए टाइप के इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं। मैं बोलूंगा कि कई मतलब थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है, बट सावन के अंधे टाइप के इन्वेस्टर्स आए हैं जिनको अभी पता नहीं है, वो 2-3 महीने में आए हैं और उनको अभी पैसा बना है, उनको हमें फॉलो करके पैसा बना। बट मैं उनको हमेशा बोलता हूँ अभी आपने अच्छा पीरियड देखा, अभी एक बार जब ये टूटेगा ना और जब ये स्टॉक्स इतनी बुरी हालत में आ जाएंगे, आप सबसे पहले मुझे ही सुनाने आओगे कि यार आपके कहने पे लिया था। बट उस टाइम पे वो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को वो नहीं ध्यान देते, उनको लगता है कि चलता रहेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है कुछ इश्यूज होते हैं, नॉइज वगैरह, इन सबको देखना पड़ता है। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और जो बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है, जो कि मैं सारा मैं प्रेजेंटेशन में बोल नहीं पा रहा हूं मैं, और मुझे लगता है कि मैं फिर मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं। कई बार मुझे मेरी वाइफ भी टोक देती है, यार थोड़ा कम बोलो ना, कितना बोलते हो। मतलब ठीक है, ध्यान रखूंगा मैं। समझदार को इशारा ही काफी है। चलिए, विल गो अहेड। अब देखिए, मैं केस स्टडी है बीपीसीएल का, एक मैंने फंडामेंटल्स देखा, ठीक है, ये मैंने थोड़ा नंबर्स लाके, क्योंकि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये तीनों की पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट उनमें से बीपीसीएल has always been a great company in terms of all the fundamental parameters as compared to IOCs and HPCLs of the world. And best part again ये है, BPCL चूंकि PSU है इसलिए इसको लो पी मल्टीपल मिलता है। ये अगर प्राइवेटाइजेशन की जब इसकी बात हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि काफी दिनों से चल रही है, अब उस टाइम पे भी चल रही थी। ये मैंने मार्च की 6 तारीख को बनाया, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानबूझ के ये मैं पुराना इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आगे के लिए अभी चूंकि इमीडिएट कई केस स्टडीज नहीं बन पा रही है, और ये 26 तारीख को मैंने जब 6 तारीख को बनाया था, तो उस टाइम पे बहुत गर्मा गर्म थी वो न्यूज, नई आई थी, बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। बट मुझे ये लग रहा था अरे 31 मार्च से पहले ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, अब ये कोरोना धीरे धीरे फैलना चालू हो रहा है, पता नहीं, क्योंकि मार्च की 6-7 तारीख तक एक पैनिक जैसा माहौल बॉम्बे में हो गया था, क्योंकि कई इवेंट्स कैंसिल होने लग गए, लोग बाग अपने ट्रैवल्स को कैंसिल करने लग गए, तो लोगों को दिखने लगा था। और बिलीव मी, मैं 1 फरवरी को बॉम्बे कोई शो के लिए जा रहा था और मैं 30 जनवरी को गया, तो मैंने वो फोटो भी ले रखी है, मैंने कभी भी शेयर नहीं किया। जीएमआर के लोग तब से मास्क पहन रहे जो अपन पहने हुए आज, तो एयरपोर्ट पे इतना कॉशन तब था, और चाइना में तब ऑलरेडी माहौल एकदम 1 फरवरी को टॉप पे था, मतलब जिसको हम लेट तक प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या हमारी वो आदत होती है कि एक उसमें रहते हैं, हम भ्रम में रहते हैं। तो ये बीपीसीएल का जब मैंने ये केस स्टडी किया तो फंडामेंटल्स ये है, हमने फिर क्या किया कि मुझे पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, बट एक चीज मुझे आती है कि ये 400 रुपए का पुट जो है, ये भाव अगर 480 रुपया और उसमें भी अगर प्रीमियम मिलता है तो धीरे धीरे पुट राइट करते जाए, और जिस दिन न्यूज आने की बात होगी 2-3 दिन पहले और कोई एक ब्रेकआउट आएगा, उस दिन खरीद लेंगे। वो कैश मार्केट में खरीदना या फ्यूचर्स में खरीदना है, बट पुट राइटिंग में हमें 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने आराम से पैसे मिलेंगे, क्योंकि इतनी इजीली होना नहीं है। पहले बायर आएगा, ढूंढेंगे, करेंगे, कभी रिलायंस की बात चल रही है, कभी बाहर से कोई कंपनी की बात चल रही है, सो इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल रन प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस। तो वी स्टार्टेड सेलिंग पुट्स of strike price closer to 200 DEMA every month after the announcement of the strategic disinvestment, as the exact date and price of disinvestment is still not final. So it's better to create positions through option rather than buying in cash or futures. So ये, और both PE and PV, price to book value ratios, are justified as per the strike price shorted based on the industry ratios, which are very much in line with the entity of discussion. ये जो मतलब बीपीसीएल की बात करें, जो पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है, जिस स्ट्राइक प्राइस को बेचे वहां पे हमने वो भी चेक कर लिया कि हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे क्या 500 रुपए के ऊपर चलता था, तो 450, और ये अब आप बोलोगे 450 के बाद ये 280 भी गया, 290 भी गया पोस्ट लॉकडाउन। इसके बाद हमने जो कॉशन किया, अब रिमार्क्स में दिखाता हूं, आप देखिए, ये बीपीसीएल 20 की आरओई पे है, बहुत बढ़िया है, रिलायंस से बेटर, आईओसी से सबसे बेटर है,
एचपीसीएल का थोड़ा बेटर है, बट एचपीसीएल के दूसरे फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है। और ये हम लोगों ने बेचा टिल 6th of March। अब ये जब 200 डेमा को जब नीचे तोड़ा तो हमने फरवरी तक तो बेचा, मार्च में हमने रोल ओवर नहीं किया। उसमें वो स्टेप नंबर 5 जो है वो काम आ गया कि अगर ब्रॉडर मार्केट्स खराब हो गए हैं, और ब्रॉडर मार्केट आपको याद होगी जी 200 डेमा के नीचे आ चुके थे फरवरी के 28 कटान के बाद, तो हमने हमारी पोजीशन से एग्जिट कर दी थी उस दिन। करेक्ट, राइट। सो अब पोस्ट लॉकडाउन देखिए, अब वापस से अब बीपीसीएल ये करेक्शन के बाद ये आया है। अब आपके देखिए 400 रुपए का इसमें बहुत बढ़िया एक 200 डेमा का सपोर्ट है। पूरे 4 महीने की कमाई के बाद 250 रुपए तक भी गया नीचे। यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूअस बेसिस पे 200, 220, 200 की भी पुट राइटिंग में पैसा बन रहा था, क्योंकि इतने नीचे जाएगा। और बीपीसीएल एक एसेंशियल कमोडिटी टाइप की कंपनी, वहां पे थोड़ी हिम्मत चाहिए, बट उस टाइम पे आती नहीं है। अभी बातें करना बहुत बड़ी लगती है और बहुत नॉर्मल लगता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम आप है, हम है, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ नॉलेज, कुछ फंड्स, कुछ आपके बहुत सारी चीजें होती है जो आपके डिसीजन मेकिंग को और मजबूत बनाती है। और कई बार वही चीज सेम चीजें और सेम सेटअप में आदमी काम नहीं कर पाता, बिकॉज कन्विक्शन का कमी होता है, या नीड ऑफ फंड्स, या फंड्स किस तरीके का लाया, बहुत सारी ये इफ्स एंड बट्स होते हैं। बट अब अपन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने 400 रुपए की पुट राइट करवा रखी है, 410 की करवा रखी है। अब इसमें 20 डेमा 410 के लगभग आ रहा है, 400 रुपए के लगभग 200 डेमा है, और अभी आज 470-80 चल रहा है। आराम से पैसे बन रहे। उसकी मैं टीटीआर भी दिखाता हूँ आपको। मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस ये प्री कोरोना है, मतलब इसमें क्या हो रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ है, गोल्ड भी चल रहा है, मुथूट फाइनेंस चल रहा है, मगर मन्नापुरम फाइनेंस नहीं चल रहा है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस में 92% ऑफ द पोर्टफोलियो इज गोल्ड पोर्टफोलियो, मन्नापुरम फाइनेंस में 64-65% है, बट फिर भी कोरिलेशन है दोनों में, ऐसा नहीं कि दोनों कोरिलेटेड वे में नहीं चलेंगे। तो हमने देखा, और इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी 175 के लगभग, फिर अच्छा खासा क्रैक हुआ, तो हमने उस टाइम पे क्या किया, इसकी पुट बेच दी 165 की, मतलब इसको बेच के रखो। मैं दिखाता हूं, नीचे देखिए, देयर वाज अ बल्क डील एट 175 एंड इट्स peer मुथूट फाइनेंस एंड गोल्ड वे टचिंग न्यू हाइज। उस टाइम पे भी गोल्ड चलने लग गया था, और द क्वार्टरली रिजल्ट्स वर एक्सट्रीमली गुड। इसके रिजल्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है ये इंडिया में, मतलब 150% की कैगर से कंपनी ग्रो की है कुछ साल पहले तक। एंड द मार्केट्स वर सपोर्टिव टू सेल पुट्स ऑफ 165। उस टाइम पे मार्केट ठीक थे, मतलब मार्च की 6 तारीख, मतलब मैं डेट अभी इसमें वो भी आएगी, मैंने किस डेट वो टीटीआर में आएगा। बट आफ्टर दैट नन ऑफ द पोजीशंस वर रोल्ड ओवर एज द ब्रॉडर मार्केट्स एंड द इंडिविजुअल स्टॉक टेक्निकल्स टर्न अनकन्विंसिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आप भ्रम में नहीं रह सकते हो। अब ये 200 डेमा के नीचे आ गया, मेरी उस लॉजिक के नीचे आ गया, और मार्केट 200 डेमा के नीचे आ गया, तो हमने रोल ओवर नहीं किया। अब मैं कोई दूसरे स्टॉक आइडियाज का दिमाग लगाऊंगा। मुझे कहीं भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि मुझे सारा पैसा मन्नापुरम से कमाना है, नॉट एट ऑल। वी जस्ट लव पैटर्न्स, वी जस्ट लव आइडियाज, और हमें तो अच्छे ऑप्शन की प्राइस भी मिलनी चाहिए, तो वो देखते हैं। अब ये देखिए टीटीआर, मैंने एक सैंपल टीटीआर लेके आया हूं। ऑप्शन में एक्सपायरी डेट 26/9 की है, तो ये हमने जो किया, आप 8 रुपए में सेल किया हुआ, फिर इसको 10 पैसे बाई किए। 26/12 का ना, दिसंबर वाला एक्सपायरी बोल रहे हैं ना? हाँ, दिसंबर वाला एक्सपायरी, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 एक्सपायरी का हमने बीपीसीएल किया, और ये दिसंबर से चल रहा है न्यूज, और आज तक हुआ नहीं है, देख लो आप, और कितने महीने तक आप ब्याज कमा सकते थे। So this is where you know, अब सिर्फ जो टेक्निकल्स देखता हूँ, बीपीसीएल का चार्ट ही देखता रहेगा, सिर्फ जो न्यूज सुनता है उसको पता नहीं है क्या करना है। मैंने बीपीसीएल आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बहुत बढ़िया कंपनी, और मुझे लगता है 550-600 में जाके बिकेगी ये कंपनी, बहुत वैल्यू है इसमें, तो वो मेरा कन्विक्शन आ गया। 400 के नीचे जाएगा तो मैं बोला मैं खरीदूंगा, मैं ऑप्शन भी उतनी ही बेचूंगा जितना मेरे को अगर उसके नीचे जाए लेने की ताकत हो। ये नहीं कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं 50 लाख के एक्सपोजर का ऑप्शन बेच दूंगा, नॉट एट ऑल। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दैट। ये पॉइंट ये वापस से बहुत बड़ा कैविएट है। तो याद देखिए, हर महीना आपसे पैसे आएंगे, 14,000 एक महीना आ गया। अब आप अपनी अपनी क्वांटिटी से करते जाए, मैंने एक लॉट के हिसाब से दिया, अब अपने अपने हिसाब से करें। फिर 19,000 आया, 27/2 को, मार्च का हमने किया नहीं है क्योंकि मार्च में ये पैरामीटर्स पे फेल हो गया, सब 200 डेमा के नीचे चला गया, तो आपने किया ही नहीं है मार्च किया ही नहीं। बस मैं एकदम सिंपल, ये देसी तरीका, एकदम आड़ू तरीका बोल ली 200 डेमा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं क्योंकि फंडामेंटल्स को बहुत देखता हूँ, और टेक्निकल्स में सबसे पहले आंख मेरी जाती है
कि ये 200 डेमा के ऊपर है या नहीं स्टॉक, उसके बाद बात करेंगे, नीचे है तो बात ही नहीं करनी वैसा। सही हाँ, सही। लॉकडाउन के दौरान जरूर से हमने देखा कि सारे ही जब स्टॉक 200 डेमा के नीचे, तो वहां पे देखते हैं कि 20 डेमा को 10 डेमा क्रॉस कर रहा है कि नहीं, फिर वो 10 पे आ जाते, वो डेमास वो छोटे होते जाते हैं वो, बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज वी आर इन द मार्केट, वी सिट ऑन द स्क्रीन्स, सो वी चेक ऑल दिस, बट सब लोग नहीं कर पाते, और लोगों को इस लिमिटेशन को समझना चाहिए कि इतना इजी नहीं होता। आप, हम जब पूरे 24 घंटे के 25 घंटे देते हैं, सोते टाइम पे भी सपने में यही दिखता है, तो हमारा एक अलग वो कन्विक्शन होगा और आपका अलग होगा जब आप दूसरे बिजनेस कर रहे हो। सो रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स एंड गिव द फंड्स टू देम, दैट इज इजियर। ये सीबीओ विक्स का मैंने ऐसे चार्ट लाया था, ये यूएस का किस तरीके से 80s पे जाके 25, इंडिया भी 24 पे है, 85, 90, इसको बहुत एनकैश किया हमने ऑप्शन राइटिंग में भी। तो ये पोस्ट लॉकडाउन, ये कोरोना का देखिए, अब आईटीसी बेचा है, अभी आईटीसी का एक स्ट्रेटेजी हमने बना रखा है लोगों को लिए कि आप आईटीसी का 185 का 190 का आराम से बेचिए। पोस्ट लॉकडाउन 130 फुट में आपको इतना पैसा मिल रहा है। आप ये देखिए 13,000, ये एक दिन तो लॉस किया क्योंकि डर लग गया था 23 तारीख 24 तारीख को, फिर 26 तारीख को देखिए वहां ट्रेड बना है, 25 तारीख को 13,000, 16,000, इस तरीके से आप 130 और 120 की पुट्स में पैसा मिल रहा है। आईटीसी ऐसे कहां चला जाएगा, आईटीसी कोई खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कन्विक्शन लेवल, और वो तब आता है जब आपके पॉकेट में पैसे होते हैं, आप आंख मीच के खाली, और आधे से ज्यादा लोग इस मार्केट में, या जो टीवी पे देखते हैं, जो फॉलोअर्स मिलते हैं ट्विटर पे, सब लोग ऑप्शंस, नेकेड ऑप्शंस बाय करके काम करते हैं, जो कि सबसे बड़ा क्राइम है। बिल्कुल पैसा सबको समझाते हैं कि भाई इतनी इजीली पैसा नहीं बनता ऑप्शन बाय करके, और आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आप सिस्टमेटिकली कीजिए, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को मिक्स करके आपके सामने पैसा बनता है। रिस्क है, रिस्क ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है, बहुत बड़ी रिस्क की स्ट्रेटेजी है, बट वो रिस्क को समझते हुए करना पड़ेगा। इन्फी में हमने किया ये पोस्ट लॉकडाउन, हाउ 500, 520, 480 के पुट्स में इतने पैसे दे रहा था मार्केट, बिकॉज विक्स बहुत हाई था। विप्रो में अभी किया ये 25 तारीख की, ऐसे करके पोस्ट लॉकडाउन का ये था। इन्फी में पोस्ट कोरोना लॉकडाउन, टीटीआर ये, अब वेदांता का केस स्टडी बता देते हैं। वेदांता में अब बायबैक का चल रहा है, 135, 170, 80 की बुक वैल्यू है, और भाव चल रहे 109, 10। लोग बाग एक एवरेजिंग वाला, एक जो टिपिकल मेंटालिटी होता है, लॉ ऑफ एवरेज, उनकी 140, 50 में, 135 में होगा, तो हम 100 की पुट राइटिंग करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पुट राइटिंग, वो 3 रुपए 20 पैसे में बिक रही है, और आपके अभी भी 4,000 रुपए आ रहे हैं, ये करवा रहे हैं अभी। So these were some recommendations, किस तरीके से हम लोगों ने इन्हीं पैरामीटर्स पे निकाला है टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स में। और सबसे ज्यादा हिम्मत तब ये थी जब 1 अप्रैल को रेकमेंड किया था, जब सबसे बड़ा कोहराम मचा हुआ था, फिर नवमी के 9 पिक्स दिए, ऐसे करके ये अच्छे स्टॉक्स निकले हुए मैंने जानबूझ के शेयर किया कि सो दैट यू नो पीपल कैन हैव एन एक्सेस एंड दे कैन स्टिल लुक फॉरवर्ड टू इट। अब हमने स्ट्रैटेजी दी थी, ये फाइजर की स्ट्रैटेजी चली है, टेक्नो फंडा पिक्स होती है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये ऑलरेडी 24 तारीख की निकाली हुई है। आज फाइजर भी वहां से 5-6% चल गया, और टेक्नो फंडा में इंद्रप्रस्थ भी चल गया 5-6% वहां से। एचडीएफसी ये पूरा एक्सरसाइज में मुझे एक सबसे अच्छा बात क्या लग रहा है ना, कि एक प्रोसेस है, कहीं भी एक वो रैंडमनेस नहीं है आपके वर्किंग में कि आज ये मन क्या ये स्टॉक बोल दिया, इन्हीं महीनों में नहीं चल रहा है। ये एक प्रोसेस है कि भैया डीमा अगर सपोर्ट कर रहा है तब फिर अपने को ऑप्शंस बेचना है, और ओवरऑल मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी मच डूएबल, ये जो प्रोसेस आपने डिफाइन किया, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ये प्रोसेस समझना और इसको फॉलो करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, अगर वो समझ ले इस चीज को और करे अच्छे से इम्प्लीमेंट, पैसा बनता है। एचडीएफसी देखिए, ये मैंने वापस से 24 तारीख के हिसाब से बनाया, फ्राइडे क्योंकि वीकेंड था, मैंने थोड़ी पढ़ाई करने के हिसाब से, तो ऑप्शन बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो हमने इसमें 33 रुपए की प्राइस पे ऑप्शन की पुट राइटिंग करवाई है 1700 रुपए की, और आज आप देख लीजिए ये प्राइस अभी 23 रुपए है। अभी मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा हूँ वेरी फ्रेंकली, तो 23 रुपए प्राइस है इसकी। आईटीसी में हमने 185 की करवा रही, क्योंकि एचडीएफसी, आईटीसी, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे कन्विक्शन भी आता है, कोई टेंशन भी नहीं होता है, और अननेसेसरी वॉलेटिलिटी नहीं आती है। सही है। वेदांता का हमने करवा रखा है ये। सो दीज आर सम आइडियाज व्हिच वी आर डूइंग इट, एंड हम लोग हमारे जो भी हमसे बात करते हैं, तो बस ये बेसिकली थोड़ा ज्ञान है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर नरेन की मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी, और ये तो स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, और कोरोना से बचे। थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड आई रियली लव
टॉकिंग टू यू एंड यू वर अमेजिंग। जो आपके बीच बीच में जो इंसाइट आ रही थी, जो मैं नहीं बोल पा रहा था, उसको आप समझ के जो प्रेजेंट कर रहे थे, दैट हैज एडेड यू नो, मतलब एक सोने पे सुहागा था। इट वाज अल्टीमेट, मजा आया। ये वाली सुनिएगा बात, हाँ, ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, ये जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर मारूंगा कि देखिए, ऑप्शन सेलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में इजी लग रहा है, तो आप प्लीज प्रॉपरली उसको समझ के, रिस्क रिवॉर्ड समझ के काम करिएगा। जो प्रोसेस इन्होंने बताया है लॉजिकल लग रहा है, बट आप भी थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करके, इवेल्युएट करके, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा समझ के ही फिर काम कीजिएगा। दूसरा, ट्रेड स्विफ्ट संदीप भाई की ब्रोकिंग फर्म है, जिसमें क्लाइंट्स काम करते हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को डिमोट करता हूँ। और विवेक जी, एक मैं क्लेमर देता हूँ, आपने हाँ डिस्क्लेमर दिया ना, एक क्लेमर देता हूँ। मैं हाँ। बहुत लाइक करता हूँ विवेक जी को, और मुझे स्टॉकेज बहुत अच्छा लगता है। मैं इस सॉफ्टवेयर को बहुत करता हूँ, और मेरे मोबाइल पे पहले उस पे लगा हुआ है, मैं बार बार देखता हूँ उसको। सो दिस इज माई क्लेम। नहीं, लाइक तो सर मैं आपको बहुत करता हूँ, खाली बस क्या है, आजकल इन दिनों थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना जरूरी हो गया है, बिकॉज हर तरह का गैंग चारों तरफ से इन्वॉल्व है। दोस्तों, कंक्लूड करने पहले संदीप जी को एक मैं बात बोलना चाह रहा था। जैसे पांडव की बात अपन लोगों ने चालू की ना, तो मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है महाभारत में है वो है कर्ण। हाँ, था तो वो पांडव ही, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण, बिकॉज वैसा इंसान आई डोंट थिंक आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो अब मैं अगर कर्ण को भी ऐड करूं, जो कि दानवीर था, जिसने दिल खोल के सारी बातें अपनी कह दी, तो पांडव के साथ में कर्ण आपको मिल गया इस वीडियो में। आई थिंक इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता था वीडियो। इसको फिर देखिएगा, एक बार दो बार समझने की कोशिश कीजिएगा, संदीप जी के माइंड में घुसिए और समझिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज जो वो कह रहे हैं आज बहुत रेलिवेंट है, बहुत लॉजिकल है। तो संदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका विवेक जी, सो मच। आपने मुझे पहले तो पांडव से कंपेयर किया, और फिर कर्ण। और इनफैक्ट मैं इस चीज में बहुत विश्वास करता हूँ कि कर्ण जैसा कैरेक्टर शायद दुनिया में ऐसा हुआ नहीं होगा, जो एकदम जैसे हिंदी फिल्म में जो हीरो बनते हैं वैसा टाइप का। तो बट आपने मुझे बहुत ज्यादा ऊपर रख दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई थिंक आई विल ऑलवेज ट्राई टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। लोगों को ये वेबिनार हमारा अच्छा लगे। एंड डिस्क्लेमर आपने बहुत सही कहा, बहुत रिस्की स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की। नहीं आता ऑप्शंस, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स आते हैं, फंडामेंटल्स के साथ जाइए, बट टेक्नो फंडा जरूर से मिक्स कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अननेसेसरी टाइम नहीं जाए आपका। सो आई रियली लव्ड योर डिस्क्लेमर। थैंक यू संदीप भाई। दोस्तों, आई होप आपको मजा आया होगा। मुझे तो हर समय मजा आता है, नया नया चीज सीखने को मिलता है। मैंने इसमें से भी कुछ सीखा है, और मेरे तो लॉटरी लगी हुई है। आप फायदा उठाना चाहे तो उठा लीजिए, नहीं तो जो करना है करिए, लेकिन मजे बहुत आ रहे हैं। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आपका इलन मार्केट्स का आप सपोर्ट करते रहिए और सहयोग देते रहिए। बाय बाय।